कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 33rd वीडियो में आज हम रिकर्शन के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिकर्शन क्या होता है और साथ ही रिकर्शन के उपयोग एवं विशेषताओं के बारे में भी समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम समझते हैं कि रिकर्शन क्या होता है। जब कोई फंक्शन अपने डेफिनेशन के अंदर स्वयं को ही कॉल करता है तो इसे रिकर्शन कहते हैं। जैसे कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में भी समझा था कि हम जब कोई फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन में तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद में फंक्शन का डेफिनेशन होता है और फंक्शन का क्या होता है, कॉल होता है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन है। मतलब फंक्शन के डेफिनेशन मतलब फंक्शन की बॉडी होती है। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर एक फंक्शन कॉल है लेकिन ये फंक्शन कॉल खुद को ही किया गया है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं इस फंक्शन का नाम fn है और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल है लेकिन ये फंक्शन कॉल खुद को ही किया गया है। तो इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। और इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। यह एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स समस्या, जटिल समस्या को छोटे छोटे समान समस्याओं में तोड़कर हल करने का तरीका है, ठीक है। तो रिकर्शन क्या है, रिकर्शन में हम बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी समान समस्याओं में तोड़कर, ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स में तोड़ा और उन छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्शन कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उस बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे सिंपल प्रॉब्लम्स में तोड़ देंगे तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए रिकर्शन का उपयोग किया जाता है। रिकर्शन बिल्कुल एक लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसे लिखने का तरीका अलग और अधिक साफ सुथरा होता है। तो लूप में हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन सही होने पर लूप चलता है और जब तक ये कंडीशन सही रहती है तो ये लूप चलता ही रहता है ना, ये लूप होता है। वैसे ही रिकर्शन होता है। हमने फंक्शन कॉल किया, अब ये फंक्शन कॉल यहाँ पे जाएगा, फिर से सारी प्रोसेस होगी, फिर फंक्शन कॉल होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से फंक्शन कॉल होगा। ये भी लूप की तरह चलता रहेगा। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि रिकर्शन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है और लूप के कंपैरिजन में थोड़ा साफ सुथरा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिकर्शन जब हम लिखते हैं, रिकर्सिव फंक्शन जब हम लिखते हैं तो क्या क्या वो की कंपोनेंट्स हैं जो कि रिकर्शन फंक्शन को रिकर्शन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मतलब रिकर्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किन कंपोनेंट की वजह से आती है। तो किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के दो सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। मतलब जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिखोगे या जब भी आप रिकर्शन करोगे तो उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हमें लिखना ज़रूरी होता है। पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। यह वह कंडीशन है, ठीक है, यह वह कंडीशन है, कौन, बेस केस। यह वह कंडीशन है जहां रिकर्शन रुक जाता है। तो बेस केस हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम रिकर्शन को रोक सकें। जिस तरीके से लूप में हम एक कंडीशन लिखते हैं ना कि इस कंडीशन के सही होने के बाद ये लूप रुक जाएगा या इस कंडीशन के गलत होने पर लूप रुक जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। उसी तरीके से जब हम रिकर्शन करते हैं तो एक कंडीशन होती है, ठीक है, एक शर्त होती है जिसके सही या गलत होने पर, जो भी हमने कंडीशन लिखी है, कंडीशन के आधार पर वो रिकर्शन रुकेगा। मतलब बेस केस लिखा जाता है रिकर्शन को रोकने के लिए। अगर बेस केस ना हो तो फंक्शन अनंत काल या इन्फिनिट लूप तक चलता रहेगा और मेमोरी भर जाएगी, ठीक है, जिसे स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। तो अगर हम बेस केस नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, रिकर्शन जो है अनंत काल तक चलता रहेगा और मेमोरी, क्योंकि जब भी रिकर्शन होता है तो जो पिछला वाला डेटा होता है वो स्टैक में सेव किया जाता है, मतलब मेमोरी में सेव किया जाता है। और अगर अनंत काल तक ये लूप चलता रहेगा तो मेमोरी
लगातार डेटा से भरती रहेगी और स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन का जो प्रीवियस पार्ट है, प्रीवियस डेटा है, वो स्टैक में ही जाके स्टोर होता है, और जब स्टैक में पुराना डेटा स्टोर होता रहता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि स्टैक पूरा का पूरा भर जाता है, उसी को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। ओके, इसको हम और डिटेल में समझेंगे अभी प्रोग्राम में। अभी फ़िलहाल के लिए बस आप इतना जानो कि बेस केस लिखना ज़रूरी है। बेस केस मतलब एक ऐसी कंडीशन कि किस केस में, मतलब किस परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में आपका ये रिकर्शन रुकेगा। हम बेस केस कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि आप अभी एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, लेकिन एक लाइन में समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल है। हम प्रोग्राम में इस बात को और डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है रिकर्शन में, वो है रिकर्सिव केस। यह वह हिस्सा है जहां फंक्शन खुद को दोबारा कॉल करता है। तो यही वो रिकर्सिव केस है जहां से हमारा फंक्शन कॉल दोबारा किया जाता है। हर बार जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वह समस्या को थोड़ा छोटा कर देता है ताकि वह बेस केस की तरफ बढ़ सके। तो जब भी ये रिकर्सिव कॉल होती है तो हर बार समस्या को थोड़ा छोटा किया जाता है। ठीक है, समस्या को थोड़ा छोटा किया जाता है ताकि हम धीरे धीरे बेस केस की तरफ बढ़ सकें, क्योंकि जब बेस केस की कंडीशन सही होगी तभी हमारा जो रिकर्शन है वो रुकेगा। ओके, तो चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, लेकिन उदाहरण से समझना थोड़ा मुश्किल है, हम समझते हैं इस एग्जांपल से। ओके, इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, वो भी रिकर्शन का उपयोग करके। फैक्टोरियल कंप्यूट किया जा सकता है रिकर्शन का उपयोग करके भी, और लूप की सहायता से भी, मतलब इटरेटिव तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हैं रिकर्शन का उपयोग करके। फैक्टोरियल जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है और हमें इस नंबर का, ये मान लीजिए 5 है, इसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का। अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल कंप्यूट करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सी प्रोग्राम छोटा सा लिखा हुआ है। आप ये जो इस तरीके से लिखे हुए हैं ये कमेंट्स हैं, है ना, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। ये बस हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये लाइन में क्या हो रहा है हमें पता चल सके। तो देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड किया गया है stdio.h को। उसके बाद में कंपाइलर किसको ढूंढेगा, मेन फंक्शन को ढूंढेगा। तो ये मेन फंक्शन नहीं है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मेन फंक्शन मिल जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे हम। मेन फंक्शन के अंदर देखिए नंबर नाम का वेरिएबल बनाया गया है, नंबर नाम का वेरिएबल जिसमें एक वैल्यू 5 स्टोर की गई है। उसके बाद में रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, रिज़ल्ट नाम का, जिसमें अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई है। उसके बाद में देखिए ये हुआ है यहाँ पे फंक्शन कॉल, और कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है, फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है। और क्या पास किया गया है, नंबर की वैल्यू पास की गई। नंबर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये फंक्शन कॉल होगा और कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा हमारा ऊपर। ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, है ना। और क्या पास किया गया है, नंबर की वैल्यू। नंबर की वैल्यू क्या है, 5 है। मतलब इस n में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये बेस केस लिखा हुआ है, इसी को हम बेस केस कहते हैं, ये है ना। इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है रिकर्शन को रोकना। तो जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी तो रिकर्शन रुक जाएगा। तो अभी क्या n की वैल्यू 0 या 1 है, नहीं, n की वैल्यू ना ही 0 है ना ही 1 है। तो ये इफ़ कंडीशन गलत हो जाएगी और हमारा कंट्रोल नीचे आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, रिटर्न n मतलब 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से फंक्शन कॉल हुआ है ना। अब ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कहाँ है, ये फंक्शन यही है, इसी फंक्शन के अंदर से यही फंक्शन कॉल हुआ है। अब देखिए इसी फंक्शन के अंदर यही फंक्शन फिर से कॉल हुआ है, तो इसी को हम पहली बात तो रिकर्शन कहेंगे।
लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब इस फंक्शन के अंदर से ये खुद ही यही फंक्शन कॉल हुआ है तो ये जो पुराना डेटा है ना, इस डेटा का क्या होगा? क्योंकि अभी तो हम इस फैक्टोरियल फंक्शन को n=5 के लिए सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यही सेम फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन इस बार n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये 5 वाला जो फंक्शन था, जो अभी चल रहा था, जो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसका क्या होगा? तो यही फंक्शन जो अभी चल रहा था, ठीक है, इसको हम स्टोर कर देंगे स्टैक में। मतलब स्टैक में क्या स्टोर हो जाएगा? मैं थोड़ा बड़ा स्टैक बना देता हूँ। अभी आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अभी हमने क्या किया, जब देखिए फंक्शन जब कॉल हुआ तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन तो अभी सही नहीं है, कंडीशन तो गलत है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? रिटर्न n मतलब 5। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अभी जब फंक्शन कॉल हुआ तो अब यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, लेकिन ये जो पुराना डेटा था ये कहाँ जाएगा? तो ये पुराना डेटा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? स्टैक में। तो मैं देखिए यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ बड़ा सा थोड़ा सा, और ये पुराना डेटा मतलब ये लाइन थी ना, ये लाइन अभी पूरी कहाँ एग्जीक्यूट हुई है? ये लाइन पूरी कहाँ एग्जीक्यूट हुई है? ये लाइन पूरी तब एग्जीक्यूट होगी जब हमें इस फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू पता चलेगी, और फैक्टोरियल n-1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे स्टैक में क्या स्टोर हो जाएगा? 5 मतलब ये वाला 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल और n-1 मतलब 4, ठीक है। ये कहाँ स्टोर हो गया? ये स्टोर हो गया स्टैक में। अब ये सब मुद्दा ये जो था यहाँ पे, ये सब ख़त्म हो गया है ना। अब ये सब ख़त्म हो गया। अब बात क्या आ गई? अब यहाँ पे बात ये आ गई कि n की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू अगर 4 है तो आप बताओ कि इस वाले फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? अब n की वैल्यू 4 है तो ये कंडीशन तो अभी भी सही नहीं है, अभी भी गलत हो जाएगी। n की वैल्यू ना ही 0 ना ही 1 है। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे देखिए फिर से फंक्शन कॉल हो गया, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, और यहाँ पे फंक्शन कॉल मतलब n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 मतलब 3, मतलब कि अब जब हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम 4 इंटू उस वैल्यू को करेंगे, तभी तो ये लाइन कंप्लीट कहलाएगी। इसका मतलब ये लाइन अभी फिर से कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों कंप्लीट नहीं हुई है? क्योंकि हमें फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता। तो ये जो अभी जो चल रहा था n=4 के लिए, कहाँ चला जाएगा? स्टैक में चला जाएगा। मतलब स्टैक में क्या चला जाएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, n-1 मतलब 3, ये कहाँ चला जाएगा? स्टैक में चला जाएगा। अब ये पूरा जो अभी चल रहा था खेल यहाँ पे, ये सब पूरा खेल क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब बात कहाँ पे आके रुक जाएगी? बात आके रुक जाएगी कि अगर n की वैल्यू 3 है तो अब इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? तो अगर n की वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन अभी भी गलत है ना। हम फिर कहाँ आएंगे? फिर यहाँ पे आएंगे, और फिर बात वहीं पे फंस जाएगी कि n की वैल्यू 3 है, लेकिन अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए? फैक्टोरियल n-1 मतलब 3 - 1 मतलब फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब क्या होगा? तो ये जो पूरा का पूरा केस है, कहाँ चला जाएगा? स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। तो स्टैक में क्या चला जाएगा? 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे हमें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता, यहाँ फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं पता। तो अब ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का भी चल रहा था यहाँ पे जो इंस्टेंस, ये पूरा इंस्टेंस अब फिर से ख़त्म हो जाएगा, और बात कहाँ पे आ जाएगी? n की वैल्यू 2 पर, कि अगर n की वैल्यू 2 है तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? तो अभी भी ये कंडीशन गलत है। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल n मतलब 2 - 1, ठीक है। तो लेकिन हमें फैक्टोरियल 2 - 1 मतलब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू नहीं पता, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? स्टैक में। मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ओके। अब ये पूरा जो इंस्टेंस चल रहा था n=2 के लिए, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा ख़त्म होने के बाद अब क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 के लिए ये फिर से पूरा फंक्शन चलेगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये लूप चल रहा है ना, n=1 के लिए चलेगा। अब ये कंडीशन फिर से चेक होगी कि n=0 या n=1 है, तो हम बोलेंगे हाँ n की वैल्यू 1 है।
फाइनली ये कंडीशन क्या हो गया, ये कंडीशन सही हो गया। ठीक है, बीच में और है, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाए। तो अगर n की वैल्यू 1 है, जो कि है, तो क्या करना है, रिटर्न करो 1, रिटर्न करो 1, रिटर्न करो 1, मतलब किसको 1 रिटर्न करो, जिसने इसको कॉल किया था। किसको कॉल किया था, n की वैल्यू 1 को। ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 1 को क्या रिटर्न करो, 1 रिटर्न करो। मतलब इस फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होगी, ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये 1 रिटर्न हुआ है, अब 1 रिटर्न हुआ है। ठीक है, 1 रिटर्न किसको हुआ है, जिसने इसको कॉल किया था। तो n की वैल्यू 1 वाला किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, तो इसको रिटर्न हो जाएगा 1। तो ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 किसके पास जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था। तो इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब 3 इंटू 2 हम कर सकते हैं, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 6 कहाँ पे जाएगा, ये 6 जाएगा फैक्टोरियल 3 की वैल्यू में, क्योंकि फैक्टोरियल 3 ने ऊपर वाले को कॉल किया था। ओके, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 किसके पास जाएगा, 24 जाएगा फैक्टोरियल 4 के पास, क्योंकि इसने ऊपर वाले को कॉल किया था। अब ये 5 इंटू 24 क्या हो जाएगा, 120। अब ये 120 किसको रिटर्न किया जाएगा, ये 120 रिटर्न किया जाएगा वहाँ पे जहाँ से ये रिकर्शन कॉल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मतलब शुरुआत में। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये रिकर्शन कॉल स्टार्ट हुआ था, 120 को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, रिजल्ट की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से देखिए रिकर्शन काम करता है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फंक्शन कॉल किया, नंबर की वैल्यू 5 पास की, नंबर की वैल्यू 5 गई और ये सब बेस कंडीशन चेक हुई। जब बेस कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल आया रिटर्न पे, रिटर्न 5 इंटू फैक्टोरियल 4। हमें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, यही ना हुआ था, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हमें नहीं पता। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। लेकिन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कंप्यूट करने से पहले ये रिटर्न वाला जो पूरी लाइन है, इसको हम कहाँ सेव कर लेंगे, इसको हम सेव कर लेंगे स्टैक में। ठीक है, जैसे कि हम कर रहे थे। ओके, फिर जब हम फैक्टोरियल 4 कंप्यूट करेंगे तो हमें फैक्टोरियल 3 नहीं पता होगा, फिर फैक्टोरियल 3 कंप्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 2 नहीं पता, फिर फैक्टोरियल 2 कंप्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल 1 नहीं पता। फिर जब फैक्टोरियल 1 कंप्यूट करेंगे हम, तो हमें पता है फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 रिटर्न हो जाएगा फैक्टोरियल 1 में। फिर उसके बाद में स्टैक जो है वो खाली होना शुरू होगा। जब इसका हमें आंसर पता चल जाएगा तो इसके नीचे बन जाएंगे, इसका आंसर पता चलेगा इसके नीचे जाएंगे। इस तरीके से स्टैक खाली होता जाएगा और अल्टीमेटली जो स्टैक का जो फाइनल आउटपुट होगा वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ से ये कॉल शुरू हुई थी। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। आप एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार समझेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। मैंने एक और वीडियो बनाया था जो कि रिकर्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपको कुछ ऐसी लाइनें मिल जाएं जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं बताई है, ताकि दोनों को मिलाकर आपको फाइनली रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा जिसमें मैंने रिकर्शन एक बार और आपको समझाया हुआ है पहले ही। ओके, तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद देखिए रिजल्ट की वैल्यू 120 आ गई और यहाँ पे फाइनली प्रिंट हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा कि फैक्टोरियल जो 5 होता है उसका आउटपुट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद देखिए कुछ विशेषताएं हैं रिकर्सिव फंक्शन की, हम फटाफट देख लेते हैं। चीज़ें तो हमने समझ ली हैं, बस अब थोड़ा सा थ्योरी ही बची है। एक अच्छा रिकर्सिव फंक्शन में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? सेल्फ रेफरेंस, फंक्शन के अंदर कम से कम एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं उसी फंक्शन को कॉल करे। ठीक है, जो रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें कम से कम एक लाइन ऐसी होनी चाहिए जो खुद को ही कॉल करे। उसके बाद टर्मिनेशन कंडीशन, एक स्पष्ट बेस केस होना अनिवार्य है जो रिकर्शन को रोकता है, इसके बिना प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। मतलब जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन लिखें तो एक टर्मिनेशन कंडीशन या बेस कंडीशन का होना अनिवार्य है ताकि रिकर्शन हमारा रुक सके। उसके अलावा प्रोग्रेशन टुवर्ड बेस केस, मतलब हर रिकर्सिव कॉल के साथ इनपुट डेटा
छोटा या सरल होना चाहिए ताकि वह अंततः बेस केस तक पहुंच सके। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में भी देखा था कि हर बार n की वैल्यू 1 से घट रही थी, जिससे ये कंडीशन कभी ना कभी जाके सही हो जाएगी। ओके, क्योंकि n की वैल्यू चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, हर बार हम क्या कर रहे थे, एक n की वैल्यू घटा रहे थे, तो उससे कभी ना कभी n की वैल्यू 0 या 1 हो जाएगी। ओके, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर रिकर्सिव कॉल में आपका जो इनपुट डेटा है वो छोटा या सरल होना चाहिए। उसके बाद स्टैक मेमोरी यूजेस, रिकर्शन कंप्यूटर की स्टैक मेमोरी का उपयोग करता है। हर कॉल के साथ पिछला स्टेट सेव होता रहता है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन में, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं स्टैक इसी तरीके से काम करता है। तो हमने देखा भी था कि जब रिकर्शन कॉल हो रहा था तो जो पिछला वाला डेटा था वो हम कहाँ सेव कर रहे थे, हम स्टैक में सेव करते जा रहे थे, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शंस का या रिकर्शन का उपयोग करेंगे तो उसमें ये सारे जो विशेषताएं हैं, ये सारे गुण हैं, वो होने चाहिए। ओके, उसके बाद रिकर्शन का उपयोग और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। रिकर्शन का उपयोग कंप्यूटर साइंस में कई जगह होता है, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फैक्टोरियल कंप्यूट करने के लिए, अभी हमने किया भी, फिबोनाची सीरीज कंप्यूट करने के लिए, पावर कंप्यूट करने के लिए उपयोग होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स में उपयोग किया जाता है रिकर्शन का, ट्री और ग्राफ पर काम करने के लिए रिकर्शन सबसे अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ट्री ट्रैवर्सल करते हैं तब रिकर्शन का उपयोग करना काफ़ी समझदारी वाला निर्णय है। सर्चिंग और सॉर्टिंग के लिए भी रिकर्शन का उपयोग किया जाता है। कई तेज एल्गोरिथम रिकर्शन पर आधारित हैं, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च करने के लिए रिकर्शन का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा पजल्स को सॉल्व करने के लिए भी रिकर्शन एक अच्छा टूल है। ऐसी पजल्स जहाँ एक ही पैटर्न बार बार आता है, उस जगह पे हमें रिकर्शन का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए टावर ऑफ हैनोई में, सुडोको सॉल्वर में, चेस प्रॉब्लम में रिकर्शन का उपयोग किया जाता है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लूप्स का उपयोग करेंगे तो प्रॉब्लम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में रिकर्शन का उपयोग करना बेहतर विकल्प है, इसलिए आप रिकर्शन को सीखिए और समझिए, और ख़ासकर इन सारी प्रॉब्लम्स में रिकर्शन का ही उपयोग करिए, तब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद रिकर्शन के कुछ लाभ और हानि हैं, हम जल्दी देख लेते हैं। रिकर्शन का जो लाभ है, वो एडवांटेज है, वो है कि कोड छोटा और समझने में आसान होता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से हल किया जा सकता है रिकर्शन का उपयोग करके। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, स्पीड कभी कभी यह लूप की तुलना में थोड़ा धीमा हो सकता है और यह ज़्यादा मेमोरी लेता है, क्योंकि स्टैक में इसको डेटा सेव करना होता है, इसलिए मेमोरी थोड़ा ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट से पढ़ना है, जिस नोट्स में आज हमने रिकर्शन के बारे में इतनी सारी बातें सीखी, हमने समझा कि रिकर्शन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, रिकर्शन किस तरीके से काम करता है एवं रिकर्शन की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आपको इन सारी बातों को इस नोट से पढ़ना है तो आपको पता है कि आप नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको मोर नाम की बटन मिलेगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से गूगल ड्राइव की लिंक ओपन हो जाएगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर मिल जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, और आप इसके अंदर जाओगे तो आपको सारे नोट्स टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको सभी के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो यहाँ पे 3rd और 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, इनको भी आप देख सकते हो। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।